चलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह पर कहा कि बैंक किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण को दे विशेष प्राथमिकता, समय पर किफायती ऋण और वित्तीय साक्षरता प्रदान करके कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में करें मदद। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कपास किसान ऐप किया लॉन्च। ये ऐप न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों से कपास की निर्बाध खरीद में करेगा मदद। किसानों को स्व पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान स्थिति जानने में होगी सहायक। नारियल विकास बोर्ड ने केरल में मनाया विश्व नारियल दिवस। नई संशोधित योजनाओं का किया शुभारंभ। निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार किए प्रदान। नारियल के प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर दिया जोर। सरकार ने बासमती चावल को कीटनाशकों के अवशेषों से मुक्त कराने के लिए कीटनाशक विक्रेताओं को दिए निर्देश। 11 कीटनाशक दवाओं के विक्रय, वितरण और प्रयोग पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति बेहद गंभीर। भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण हमारे बैंकिंग क्षेत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। सिटी यूनियन बैंक के 125वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समय पर और किफायती ऋण प्रदान करके, वित्तीय साक्षरता प्रदान करके और कृषि तकनीक पहलों को समर्थन देकर बैंक कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने में मदद कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे जैसे हमारी डिजिटल और ज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता में बैंकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्टार्टअप से लेकर स्मार्ट सिटी तक ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां बैंक मदद कर सकते हैं। बैंक एक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश में एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहती है, जहां औपचारिक बैंकिंग तक सीमित पहुंच है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को कपास किसान ऐप लॉन्च किया। कपास किसान ऐप न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों के कपास की निर्बाध खरीद सुविधाजनक बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय के भारतीय विकास कपास निगम द्वारा विकसित नया मोबाइल एप्लीकेशन है। वस्त्र मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप का शुभारंभ किया है। ये नया मोबाइल एप्लीकेशन किसानों को स्व पंजीकरण, स्लॉट बुकिंग और भुगतान स्थिति जानने में सहायक होगा। मंत्रालय ने बताया कि ये ऐप किसानों को भुगतान के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कपास खरीद प्रक्रिया में अधिक तेजी, पारदर्शिता और सुगमता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये ऐप कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित कर किसी भी संकटपूर्ण बिक्री से बचाने में मदद करेगा और इससे कागजी कामकाज में कमी आएगी और खरीद केंद्रों पर समय की बचत के साथ ही पारदर्शिता बढ़ेगी। किसानों को सुविधाजनक समय चुनने की स्वतंत्रता से योजना बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने बासमती चावल को कीटनाशकों के अवशेषों से मुक्त करने के लिए 11 कीटनाशक दवाओं के विक्रय, वितरण और प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
और जिससे गुणवत्ता युक्त बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। कीटनाशकों के उपयोग पर यह रोक अस्थायी है। सरकार के इस निर्णय के तहत जनपद स्तर पर किसानों और कीटनाशक विक्रेताओं को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कृषि विभाग ने बासमती की खेती करने वाले किसानों और दुकानदारों को जागरूक करने का कार्य किया है। ये प्रतिबंध सितंबर तक प्रभावी रहेगा। कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक करने के साथ साथ सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंधित रसायनों की बिक्री या वितरण न करें। सरकार ने ये निर्णय यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और खाड़ी देश जैसे आयातक देशों में कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष स्तर के कड़े मानकों के कारण बासमती चावल के निर्यात में चुनौती की देखते हुए लिया है। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में बासमती चावल के निर्यात में 15% की गिरावट आई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की विरासत बासमती उपज को बचाने और अन्य देशों को बासमती चावल के बाधा मुक्त निर्यात को सुनिश्चित करने के लिए इन कीटनाशकों पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया है। सोयाबीन की फसल कुछ दिनों में पकने के लिए तैयार है। ये अवस्था सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए ज़रूरी सलाह जारी की है। आइए जानते हैं कि इस समय किसानों को कौन कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोयाबीन, जिसे गोल्डन बीन्स भी कहा जाता है, प्रोटीन के साथ साथ आहार्य रेशे यानी फाइबर का उच्च स्रोत है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स के साथ साथ उच्च मात्रा में विटामिन, खनिज और आइसोफ्लेवोन्स जैसे लाभकारी फाइटोकेमिकल्स होते हैं। सोयाबीन की फलियों में इस समय दाने बन रहे हैं। सोयाबीन की फसल के लिए यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय सोयाबीन की सही तरीके से देखरेख हो जाए तो अच्छी पैदावार होना निश्चित है। इसी को देखते हुए कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए जरूरी सलाह जारी की है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को इस समय अपने खेत की लगातार निगरानी करनी चाहिए। खेत में जाकर 3-4 पौधों को हिलाकर देखना चाहिए कि कहीं इल्ली यानी कीट का प्रकोप तो नहीं है। यदि कहीं पर 1 वर्ग मीटर में 3 से 4 इल्लियां दिखाई दें तो कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए। जहां सोयाबीन की फसल घनी होती है वहां गर्डल बीटल यानी रिंग कटर का प्रकोप संभव है। इसकी पहचान है कि पौधे पर 2 रिंग बने हुए और पौधे मुरझाए हुए दिखाई देंगे। सोयाबीन में होने वाली मुख्य बीमारियों में राइजोटोनिया, एरियल ब्लाइट, एंथ्राक्नोज और पीला मोज़ेक शामिल हैं। राइजोटोनिया एरियल ब्लाइट के लक्षणों में पत्तियों पर पानी से भीगे हुए धब्बे, तनों और फलियों पर घाव, पत्तियों का आपस में चिपकना और समय के साथ झड़ना शामिल हैं। ये लक्षण दिखाई देने पर फफूंदनाशक पायरोक्लोस्ट्रोबिन और इपोकोसिकोनाजोल या फ्लूक्सापाइरोक्सेट और पायरोक्लोस्ट्रोबिन का स्प्रे करें। सोयाबीन में एंथ्राक्नोज के लक्षणों में तने, फलियों और पत्तियों पर गहरे धंसे हुए घाव, पत्तियों का पीला होना और गिरना, फली का सड़ना, बीज का न बनना या सिकुड़ जाना तथा छोटे पौधों के अंकुरण में कमी शामिल है। इस रोग के नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 25.9 EC, टेबुकोनाजोल 38.39 SC आदि का स्प्रे करें। सोयाबीन में पीला मोज़ेक रोग के मुख्य लक्षणों में पत्तों का पीला पड़ जाना, पत्तों पर पीले और हरे धब्बों का बनना, पत्तों का खुरदुरा और सिकुड़ा हुआ दिखना, सफेद मक्खियों का बढ़ना और पौधे की वृद्धि रुक जाना है। इसके रोकथाम के लिए थायामेथोक्सोम और लैम्डा साइहेलोथ्रिन ZC जैसे कीटनाशक का छिड़काव करें। गर्डल बीटल यानी रिंग कटर तथा रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, जसीर और तना छेदक कीट की रोकथाम के लिए थाइक्लोप्रिड SC या टेट्रानिलोप्रोल SC जैसे कीटनाशक का प्रयोग करें। सोयाबीन की फसल में 3 दिन से अधिक जल जमाव नुकसानदायक होता है। अतिरिक्त या अधिक वर्षा होने की स्थिति में खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान अगर कृषि वैज्ञानिकों के इन मशवरों पर अमल करें तो वे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। शमीम अख्तर, किसान समाचार।
और नारियल विकास बोर्ड ने केरल के अंकमाली स्थित एडलक्स कन्वेंशन सेंटर में अपनी नई संशोधित योजनाओं का शुभारंभ और निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करके विश्व नारियल दिवस मनाया। इस अवसर पर सांसद और नारियल विकास बोर्ड के सदस्य M.K. राघवन ने नारियल के प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण में ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि सरकार ने नारियल की खेती और उद्योग के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता कई गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने किसानों से नारियल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के अवसर का उपयोग करने का आग्रह किया। नारियल की खेती, उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में केरल सबसे आगे था, लेकिन राज्य अब पिछड़ गया है और हमें अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने के लिए और अधिक काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने केरल के नारियल किसानों को राज्य में नारियल की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में एक केंद्रित तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। नारियल विकास बोर्ड के CEO डॉक्टर प्रभात कुमार ने घोषणा की है कि संशोधित लागत मानदंडों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए सब्सिडी 6,500 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 56,000 रुपये कर दी गई है और इसी प्रकार पौध उत्पादन के लिए सब्सिडी 8 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये कर दी गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात में एकीकृत प्रयास इस क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिहार का दरभंगा क्षेत्र मखाने का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत का 85% से ज़्यादा मखाना बिहार से निर्यात किया जाता है। मखाने कमल के पौधे के बीजों से बनते हैं, जो पानी में उगने वाले पौधों के फल के अंदर होते हैं और इन बीजों को निकालने, साफ करने, सुखाने और फिर भूनने के बाद ही मखाने तैयार होते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर। सुपरफूड के रूप में प्रसिद्ध मखाने की खेती जल जमाव वाले क्षेत्रों जैसे तालाबों या खेतों में की जाती है। इसके लिए नवंबर-दिसंबर में बीज बोए जाते हैं, मार्च में रोपाई होती है और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है। यह प्रक्रिया लगभग 10 महीने का समय लेती है, जिसमें पहले पौधे विकसित होते हैं, फिर उनमें फूल आते हैं और अंत में स्पंजी और कांटेदार फल लगते हैं, जिनमें मखाने के बीज होते हैं। इन बीजों को पानी की सतह से इकट्ठा करके सुखाया जाता है, फिर गर्म करके फोड़ा जाता है, जिसके बाद खाने लायक मखाना प्राप्त होता है। हम अभी दरभंगा के मखाना का एक तालाब है और यहाँ पर मखाना का उत्पादन होता है। बड़ा ही जटिल इसकी प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं पत्ते हैं और ये पत्ते जब नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो ये फिर फूल बनकर उभरते हैं और उसके बाद फिर ये नीचे जाते हैं और तब जाकर मखाना का बीज तैयार होता है। यहीं से प्रोसेस होता है, यहीं से शुरुआत होता है। बस ये जितने भी है इसी में हमारा सारा फूल होएगा, उसी में आपका वो बीज होगा जो मखाने के लिए, जिसको देसी भाषा में गुड़िया बोलते हैं और बाहर की भाषा में सीड्स बोलते हैं, उसको लिली सीड ही बोलते हैं, लोटस सीड भी बोलते हैं। तो वही सीड यहीं से निकलता है। हमारे लिए ये लाभ बहुत अच्छा है कि जैसे हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो अब हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यहीं से हो जाएगा सारा कुछ। और मखाना बोर्ड बनने से ये हुआ है कि हमारे लिए अब एक GI टैग भी मिला है, तो हमारे ऑथेंटिकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की एक जनसभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, यह सुपर फूड है जिसे दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इस साल के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है, जिसका फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा। बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। छोटे छोटे किसान भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे। हमने मखाने को GI टैग दिया है। मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है। बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलने वाला है। बिहार का मखाना दुनिया भर के बाजारों तक सुपर फूड के रूप में पहुंचेगा। मखाना खाने से शरीर को कई लाभ होते हैं, जैसे कि हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन सुधरता है, वजन कंट्रोल में रहता है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है।
मखाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने का काम करते हैं। नियमित रूप से मखाने का सेवन शरीर के सूजन को कम करने में सहायक हो सकता है। जोड़ों के दर्द, ऑटो इम्यून समस्याओं में भी मखाना खाने के फायदे मिलते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, बहेड़ा, दरभंगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। अगले 16 से 18 घंटों में प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजधानी शिमला सहित 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और इसके अलावा भाखड़ा डैम के सभी 7 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। पंजाब के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रदेश में 23 जिलों के 1400 गांव प्रभावित हैं और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग लापता हैं। वहीं करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल तबाह हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। मंगलवार को हथनीकुंड बैराज से 1.87 लाख क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 1.04 लाख क्यूसेक और ओखला बैराज से 1.35 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लगातार पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.45 मीटर के साथ एक बार फिर से खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। यमुना के पानी की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। गेहूं की आवक इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव को देखें तो सोमवार के दिन एगमार्ट नेट के मुताबिक गेहूं के सौदे उठापटक के साथ हुए। 1 सितंबर को गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का भाव था 2,800 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 3,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 1 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,580 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदों में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,550 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 सितंबर को गेहूं 2,455 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो लालगंज मंडी में यहाँ मंगलवार के दिन गेहूं का भाव रहा 2,500 रुपए। बदायूं मंडी में गेहूं 2,500 रुपए पर बिका। साथ ही चोरी चौरा मंडी में भी इस दौरान गेहूं के सौदे 2,500 रुपए पर ही हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132 लाख 92,000 टन थी। घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025-26 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है।
हाजिर भाव को देखें तो एग्मर्ट नेट के मुताबिक केरल के पुलपल्ली मंडी में बीते सोमवार को धान का भाव था 2,350 रुपए। मंगलवार को धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,350 पर ही रहे। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 सितंबर को धान 2,350 रुपए पर बिका। राज्य की ही रायबरेली मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 1 सितंबर को धान का भाव था 2,305 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदों में तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,310 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ की चौरी चौरा मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2,450 रुपए, जबकि सिरसा मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। देश से होने वाले बासमती और गैर बासमती चावल का कुल निर्यात 1,62,00,000 टन के पार पहुंच गया है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने कुल 52,42,048 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया है। इस निर्यात का मूल्य अमेरिकी डॉलर में $5,837 मिलियन आंका गया है। भारत से बासमती चावल का आयात करने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य शामिल है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,11,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसके अमेरिकी डॉलर में कीमत $4,470 मिलियन है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाकों में किसान सब्जियों और बाजरा के खेतों में पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल के लैटेराइट और लाल मृदा इलाकों के किसान अमन धान की बुवाई कर लें। साथ ही यहां के पहाड़ी इलाकों में किसान धान के खेतों में जल स्तर 5 से 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान मक्का और केले की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहां पर किसान धान, सोयाबीन और रागी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। असम के किसान तिल, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। यहां के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान जूट की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहां इस मौसम में बाजरा की बुवाई की जा सकती है। असम में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। मेघालय के निचले इलाकों में किसान धान, हल्दी और अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। नागालैंड में इस समय राजमा की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान धान, मक्का और नागा किंग मिर्च की पकी पौध की कटाई कर लें। मणिपुर के किसान बाजरा और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। मणिपुर में इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं त्रिपुरा के ऊनाकोटी और धलाई जिलों में किसान औस धान की पकी फसलों की कटाई का काम शुरू कर दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं।
बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दे। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बात की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि डीएमएफ ट्रस्ट के फंड में कथित हेराफेरी के मामले में 18 स्थानों पर छापा मारा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत यात्रा पर हैं। आज न्यू दिल्ली में उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।